पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा। करनी जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। शुरू करने से पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिछली वीडियो में हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए सभी को दिल से थैंक यू। तो हमारा सीरियल शुरू होता है इकबाल से, जो कि स्ट्रीमिंग साइट्स के जाने माने शख्स हैं। दूसरी तरफ शिन्स है, जो एक बिजनेसमैन है। हम जानते हैं कि वो वान के बॉस से काम के सिलसिले में बात कर रहा है। शिन्स, ये कंपनी खरीद लो, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग के सबसे मशहूर होस्ट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, देखते हैं। और हीरोइन ने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ हीरो के प्यार के लिए। ये सच्चा प्यार है। हाँ यार, प्यार ही सब कुछ है, बिना प्यार के जिंदगी अधूरी है। ये लाइव वाकई में लायक नहीं है, बकवास है। अरे ये क्या बकवास है? हीरोइन सिर्फ प्यार पर निर्भर? प्यार जरूरी नहीं है, ये बस खाने के बाद की मीठी चीज जैसा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वान, तुझे क्या पता? तुझे तो रिश्तों और जुड़ाव का कोई अनुभव ही नहीं है। हाँ, तू तो बस बिजनेस सोचती रहती है, प्यार समझ ही कहाँ आएगा। लाइव बंद करो, ये देखने लायक नहीं है, बॉस का ऑर्डर। अरे लाइव बंद कैसे हो गया? क्या हुआ? बॉस ने बंद करने को कहा। बॉस, लाइव क्यों बंद कर दिया? हम तो अच्छा चला रहे थे। रुक जा, बिना अनुमति अंदर कैसे आ गई? मैं अभी गेस्ट से बात कर रहा था। लेकिन क्यों बंद किया? हमारी गलती क्या थी? तेरी राय गलत है, किताब में जो लिखा है वो सही नहीं हो सकता। कोई औरत सब कुछ छोड़ दे सिर्फ किसी आदमी का प्यार पाने के लिए? ये बकवास है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी राय इतनी गलत हो सकती है। और महसूस करती है कि उसने अपनी राय में गलती की, कि किताब में जो राय है वो सही नहीं हो सकती, कि कोई औरत सब कुछ छोड़ दे सिर्फ किसी आदमी का प्यार पाने के लिए। अंत में उसका बॉस खुद को संभालने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अभी चली जाए, बाद में बात करेंगे। लेकिन वो जोर देती है कि लाइव शो अभी शुरू होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देगी। शिंजी उससे बुलाता है और दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। शिंजी उससे कहता है कि वो दूसरी बार उस कहानी पर लाइव शो करे। वो पूछती है कि वो कौन है, तो शिंजी बताता है कि वो शायद कंपनी का नया मालिक हो सकता है। शिंजी उससे पूछता है कि क्या वो सच में मानती है कि किताब में कोई भी आदमी प्यार के लायक नहीं है। वो कहती है कि अगर उसका बॉस मंजूर करे तो वो जवाब सुनेगा। फिर वो उन्हें नाम लेकर छोड़कर जाती है और वो वहीं खड़ा रहता है। वो मुस्कुराती हुई देखती है और मैनेजर ब्रॉडकास्ट वापस करता है। वो एक विज्ञापन में बात कर रही होती है जो 90 के दशक के आखिर में एक डिवाइस के बारे में होता है और उसके इस्तेमाल का तरीका समझा रही होती है। वो देखती है कि ये डिवाइस परेशान करने वाला है क्योंकि आखिर में इसे फ़ोन की ज़रूरत होती है ताकि दूसरी तरफ से संपर्क हो सके। वो लड़कियों को सलाह देती है कि वे इस डिवाइस का रोल न निभाएं। लोग उसके ब्रॉडकास्ट पर कमेंट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चीज़ें बेहतर होती अगर वो कहानी की हीरोइन होती, और वो उन्हें बताती है कि ये कभी भी संभव नहीं है कि वो हीरोइन हो। और हीरोइन में जो एक चीज़ उसे पसंद है वो ये है कि दोनों का नाम एक जैसा है, बाकी कोई भी समानता नहीं है। फिर वो एक खिलौने के प्लेन के बारे में बात करती है और सोचती है कि उसका डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन उसकी कमी ये है कि उसे खुद इकट्ठा करना पड़ता है। खुद में कमज़ोर है और कोई भी झटका उसे तोड़ सकता है, बिल्कुल प्यार की तरह। इसके बाद उसे सिर में चुभन महसूस होती है जब वो ब्रॉडकास्ट में होती है और बेहोश हो जाती है। खिलौने वाला प्लेन गिर जाता है, टूट जाता है, फिर से जुड़ जाता है और उससे 1999 के साल में सफ़र करती है। वहाँ वो होश में आती है और हमें पता चलता है कि वो एक खिलौनों का म्यूजियम है जो आज बंद होना चाहिए था। एक आदमी आता है, उसके सामने खड़ा होता है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है। उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ होता है। वो उसे पूछती है कि क्या वही लोग उसे यहाँ लाए हैं। वो कहता है कि वे 1999 में फंसे हुए हैं और उसे अपने बोलने का ध्यान रखना होगा और यहाँ से चले जाना होगा। जब वो समझने की कोशिश करती है तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। वो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि जब तक वो पैसे नहीं देती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। कीमत जो उसने तोड़ी, और एक लड़की आती है और उसे पैसे देती है और वो उसे जानती भी होती है, लेकिन अगर वो उसे नहीं जानती तो वो बाहर निकलती है और कोशिश करती है समझने की कि ये सब क्या चल रहा है। फिर वो हैरान रह जाती है उस कॉलिंग डिवाइस से जिसका वो मजाक उड़ाती थी लाइव शो में।
वो डिवाइस उसका स्वागत करता है कहानी में अलविदा जंगली स्टोनी हॉर्स के बेटे, जिसका वो भी मजाक उड़ाती थी और शक करती थी कि वो हलूसिनेटिंग कर रही है। फिर वो कॉलिंग डिवाइस उसे बुलाता है, बाहर निकलता है और कहता है कि चूंकि वो कहानी की हीरोइन है, उसे नियमों का पालन करना होगा ताकि वो अपने मिशन पूरे कर सके और उस युग में वापस जा सके जहाँ से आई थी। उसे पता चलता है कि वो कहानी के अंदर आ गई है। फिर वो उसे कुछ निर्देश देता है, जैसे कि वो अपनी पहचान किसी भी ऐसे किरदार को नहीं बता सकती जो कहानी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और वो रिश्तों को भी बदल नहीं सकती। हीरो और हीरोइन के बीच में है, और ये भी कि किताब में कोई भी उनकी असली पहचान नहीं जान सकता। हमें पता चलता है कि अगर वो कोई गलती करती है तो सजा का सिस्टम है। उसे पता है कि अपनी भूमिका में फिट होने के लिए सिस्टम उसे शुरुआत वालों का पैकेज देगा। वो कहती है कि ये सब कोई मायने नहीं रखता, सबसे जरूरी है कि वो यहाँ से निकल जाए। उसे लगता है कि ये सब एक सपना है और वो दीवार से सिर टकराती है ताकि होश में आए। फिर असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है कि देर क्यों हुई। वो बताता है कि उसने एक अजीब तरह का शख्स देखा। हमें पता चलता है कि वो भी एक व्यापारी है। वो दर्द में होती है, तभी शो आता है और उसे ऐसे बैठा पाता है। वो उससे अपना नाम जानना चाहता है और शो हैरान होता है क्योंकि वे दोनों पहले से दोस्त हैं। आखिर में वो उससे अपना नाम जान लेता है। नाम है जो कि बताती है कि वो किताब की हीरोइन की बचपन की दोस्त है, और उसे पता चलता है कि उसने पैकेज संभाल लिया है और उसे किसी खास शख्स को 10,000 युआन ट्रांसफर करने हैं। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि वो हीरोइन का प्रेमी है, लेकिन वो उसे बुरा प्रेमी मानती है और सोचती है कि हीरोइन को उससे प्यार नहीं करना चाहिए। वो सुझाव देती है कि हीरोइन को जाओ से प्यार करना चाहिए, जो एक सुंदर और अच्छा लड़का है, लेकिन डिवाइस उसे चेतावनी देता है कि वो निर्देशों के अलावा कुछ भी करने की कोशिश न करे, क्योंकि घटनाओं में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी। उसके पास 5 मौके हैं ताकि वो उस समय में वापस जा सके जहाँ से आई थी। अगर वो ये सारे मौके गंवा देती है तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो डिवाइस का मजाक उड़ाती है क्योंकि नियम खेल उसे पसंद नहीं आता, और उसे पता चलता है कि हीरोइन अपने प्रेमी से अलग होकर किसी दूसरे से जुड़ने वाली है, जिससे वो 5 में से 1 मौका गंवा देती है। फिर वो उसी वक्त में वापस चली जाती है जब उसका सिर दीवार से टकराता है। वो खेल के नियम को गाली देती है, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलती है और वो फिर से उसी पल में लौट आती है। ये सिलसिला कई बार चलता रहता है जब तक कि वो नियमों का सम्मान करना नहीं सीख जाती और अच्छा व्यवहार करने लगती है। वो पूछती है कि क्या वो अपने प्रेमी से अलग हो सकती है, तो वो कहता है कि ऐसा करने का फैसला उसे ही करना होगा। शूज की चिंता करता है। वो उसे भरोसा दिलाती है और पैसे अपने प्रेमी को ट्रांसफर करने के बाद शू के साथ घर चली जाती है। फिर उसे उसके प्रेमी का एक मैसेज आता है जिसमें वो उसे डांटता है क्योंकि उसने कम रकम भेजी थी। डिवाइस उसे बताता है कि उसने पहली मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है और वो अगली मिशन में प्रवेश करती है। अंत में वो जाओ से जुड़ जाती है, जो कि कहानी का हीरो है, और उसे पता होता है कि वो शादी के प्रस्ताव पर फिर से वापस आ सकती है। उसे ये भी पता चलता है कि शू के उपकरण से वो जाओ की पसंद की मात्रा पता कर सकती है। फिर पता चलता है कि जाओ एक पार्टी में जाएगा और उसे लगता है कि ये उसके लिए एक मौका है। वो शू से मांगती है कि वो उसके साथ आए और शू मान जाता है। वे दोनों उस इवेंट पर जाते हैं। वहाँ वो अपने दिलदार को देखती है और उसके पास जाती है और वहीं हवान को छोड़ देती है। फिर जाओ आता है। वो टेप काटता है और चला जाता है। वो सोचती है कि ये जाओ ही है। वो हॉल में अंदर जाती है ताकि उसे देख सके और उसके करीब पहुंचने की कोशिश करे। जाओ वहीं होता है और किसी से टकरा जाता है, जिसे उसका ड्रिंक गिल जाता है। वो अपने कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। वो उस शख्स को देखती है जिसे वो जाओ समझ रही थी, और वो उसके पास जाने ही वाली होती है कि शू उसके सामने आ जाता है और उसे सवाल करता है, रायखा कहाँ है, जब वो विदाई और अंत की बात कर रही होती है। और वो उससे चिढ़ती है क्योंकि उसकी हाल की हरकतें चिंताजनक है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहती है कि वो सही समय पर सब समझ जाएगी। फिर वो उस शख्स के पास जाती है, खुद को परिचय कराती है और उसे हाथ मिलाती है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर निहारते रहते हैं। फिर वो उसे छोड़कर बाथरूम में चली जाती है। जाओ वहाँ मौजूद होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। वो रिश्तों के नियम याद करती है और उन्हें अपनाने का फैसला करती है। फिर वो जाओ को देखती है और उससे बात करती है। सोचती है कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो उससे उसकी मंशा पूछती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। वो सोचती है कि उसका मतलब है कि वो घटनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहता, और वो उससे पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर उसके साथ फिर से मिलने का इंतजाम किया है। और जैसे कि वो बस यूं ही था और अपने म्यूजियम में उनकी मुलाकात के बारे में बात कर रहा था, तो तुम उसे पूछती हो कि क्या वो सच में तुम्हें नहीं जानता, लेकिन वो जवाब नहीं देता। फिर तुम उसे अपनी योजना में मदद करने के लिए पैसे देने लगती हो।
वो मुस्कुराता है तो तुम रकम बढ़ा देती हो और सोचती हो कि वो लालची है। तुम उसे आग्रह करती हो कि वो निर्देशों का पालन करे तो वो पैसे लेता है और सहमति देता है। तुम उसे बताती हो कि उसे बिल्कुल क्या करना है और सोचती हो कि सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन जो शख्स तुम समझती हो कि जो आया है वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें संभालेगा, उससे उल्टा होता है। असली जाओ वही होता है जो तुम्हारा सहारा बनता है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहते हैं, फिर वो तुम्हें मदद करता है और बताता है कि उसे तुम्हें ठीक करने के लिए अतिरिक्त रकम चाहिए। तुम उसे डांटती हो क्योंकि उसने गलत तरीके से निर्देशों का पालन किया। आखिर में वो छोड़ देता है और चला जाता है और वो उसकी हरकतों से हैरान रह जाती है। जिस शख्स की वो तलाश कर रही होती है वो आता है, उसे ले जाता है और दोनों साथ बैठते हैं। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाओ के बारे में सोचती रहती है और खुद को मनाती है कि उसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो बस एक कल्पना है। जाओ आता है और उस शख्स की ओर इशारा करता है, बताता है कि वो जा रहा है। वो ध्यान देती है कि वो शख्स शादीशुदा है, जिससे उसे दिक्कत होती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम जाओ नहीं है और जब उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है तो वो परेशान हो जाती है। फिर वो शो के साथ चलती है, खेल में व्यस्त हो जाती है और अपना वक्त शो के साथ बिताती है। अगले दिन शो की तरफ से तय किया गया एक और मुलाकात खराब करने के लिए वो जाती है और हैरानी होती है कि जिस शख्स से उसकी मुलाकात होती है वो आया और उसके साथ ऐसे पेश आया जैसे वो कोई चीज़ हो और उससे कहा कि खुद को परिचय दे, जबकि उसे उसका नाम पता था। तो उसने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने तो तारीख तय करने वाली वही थी। उसने कहा कि वो दिखने में तो बहुत सभ्य लगता है पर असल में बिल्कुल उल्टा है। वो अपनी हरकतों से उसे परेशान करने की कोशिश करती है ताकि ये डेट जल्दी खत्म हो जाए और उसे ये पता भी नहीं होता कि वो कौन है। फिर वो कहती है कि शायद ये किस्मत की बाजी है कि हम दोनों मैच नहीं करते। वो कहता है कि वो उससे अलग सोचता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मेल खाते देखता है। उसका चेहरा हैरानी से रंग बदलने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे वो उसे रिजेक्ट करे और डेट खराब करे। फिर वो सीधे साधे कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात पक्की है। वो तो मना कर रहा है, लेकिन ये जरूर कहता है कि वो असल में मना नहीं कर रहा और उसके परिवार वाले भी ज्यादा आराम महसूस करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उसने बच्चे पैदा कर लिए हैं और इस तरह वो अपने पूरे परिवार की संपत्ति पर कंट्रोल कर लेगा। तो वो कहती है कि वो व्यस्त है क्योंकि वो उन लोगों से मिलने जा रही है जिनसे उसका पहले रिश्ता था। वो जा रही होती है तभी उसे कॉल आता है और उसे कॉल करने वाले का नाम पता चलता है। उसी वक्त वो चौंक जाती है जब पता चलता है कि कॉल करने वाला वही है जिसके साथ उसे जुड़ना था। वो कोशिश करती है खुद को संभालने की और वापस उसके पास आ जाती है। वो उससे सवाल करता है कि कुछ और तो नहीं है और वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि अभी भी भूखी है। तब वो उससे कहता है कि खाना खत्म कर ले, बिल में चुका चुका हूँ। और जब वो जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और पूछती है कि क्या कोई बात है। तो वो उससे कहती है कि वो नाइट क्लब्स में नहीं जाती, ना ही उसका कोई पुराना रिश्ता है और वो जो कुछ भी कह रही थी उसमें झूठ था। वो गर्भवती नहीं है। वो उसे पूछता है कि ऐसा क्यों कहती है, तो वो कहती है कि वो शायद उस पर भरोसा नहीं करेगा कि उसने अचानक एक शानदार इंसान को देखा है और ये सच है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बताती है कि वो जानती है कि वो सच नहीं मानता और फिर वो वहां से चल देता है। वो उसे बताती है कि उसका उस पर आकर्षण अब 50% से भी कम हो गया है, जिससे वो नाराज हो जाती है। वो गुस्से में अपने फोन को ऐसे दबाती है और शांत होने की कोशिश करती है। फिर वो उसके करीब आने का तरीका सोचती है। वो उसे पार्किंग में इंतजार करती है और कल्पना करती है कि वो उससे इस तरह पेश आएगा जैसे कि वो उसका सहारा बने जब वो गिरने लगे। जब वो आता है तो वो ऐसा करती है, लेकिन वो उसे घुमाकर दूर धकेल देता है और उसे चलता बनने को कहता है। वो अपनी कार चलाना चाहता था तो वो उसे कहती है कि उसकी कार खराब है। वो कहता है कि साफ लग रहा है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वो कहती है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। फिर अपनी कार में बैठती है और कहती है कि वो किसी को बुलाएगी जो कार ठीक कर दे। वो उसके करीब आता है और पीछे की सीट वापस करता है। वो उसे देखती रहती है और घबराती है। वो छोड़कर अपनी कार की तरफ चला जाता है और उसे सलाह देता है कि वो मौका मत गवाओ जो उसके साथ है। वो चला जाता है और वो दुखी हो जाती है, समझ जाती है कि उसे उसका आकर्षण अब 80% कम हो गया है। अगले दिन वो उसके पास जाती है ताकि वो उसके प्रति अपनी सोच बदले और उसे बेहतर तरीके से देखे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे जानवरों के बालों से एलर्जी है। वो उसे दूर हो जाता है। वो उसे रुमाल देने वाली होती है, लेकिन वो पर्स में पैड देख लेता है। वो भी हैरान रह जाती है जो हुआ, नाराज होती है और उसे बताती है कि वो उम्मीद करता है कि फिर कभी उससे न मिले।
फिर वो चला जाता है। वो जानती है कि उसकी पसंदगी उसके प्रति पूरी तरह खत्म हो गई है। सिस्टम उसे सजा देने के लिए बाथरूम साफ करने को कहता है। वो इनकार करती है, लेकिन हैरानी होती है कि जगह उसके लिए बंद कर दी गई है। वो जानती है कि ऐसा करना उसके बस की बात नहीं, लेकिन बाद में वो मजबूरन ऐसा करती है। फिर वो पूछती है कि उसकी सजा का क्या फायदा है, तो उसे बताया जाता है कि ताकि वो पूरी मेहनत करे। नई हिदायत ये होती है कि उसे जाओ के साथ काम का रिश्ता शुरू करना होगा, क्योंकि पहली नज़र में उसे प्यार में नहीं डाल पाने में वो असफल रही। वो पागल हो जाती है क्योंकि अब उसे उसकी कंपनी में काम करना होगा। अगले दिन वो नौकरी के लिए आवेदन करने जाती है और अपने चेहरे को छुपाती है ताकि असिस्टेंट उसे न देख पाए। जॉ अपने फाइल को देखने लगा और जो कुछ उनके बीच हुआ था उसे याद करने लगा। उसकी असिस्टेंट उससे पता करती है कि वो वहाँ है और वो उसे निकालना चाहता है, लेकिन खुद मना करता है। फिर वो अपनी मुलाकात के लिए जाता है। जब वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो उसकी असिस्टेंट की नौकरी के लिए आई है। मैनेजर उससे कहती है कि उसे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पक्का करती है कि मैनेजर को मदद चाहिए। वो अपनी खूबियों के बारे में बात करती है और कहती है कि सबसे बड़ी बात है कि वो जो को अच्छी तरह जानती है। जो उसके पीछे खड़ा होता है, फिर उसके सामने बैठ जाता है। वो उसे अपने आइडियाज़ बताती है और भविष्य और इंटरनेट के बारे में बात करती है, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता। जो उसे अच्छे से बात करता है, लेकिन आखिर में फिर भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। वो जाने की कोशिश करती है, असिस्टेंट उसे रोकता है और जो को पूरा भरोसा होता है कि वो हार नहीं मानेगी। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो जान गई कि उसे उसके प्रति लगाव लगभग 80% नीचे गिर गया है, तो उसने उसकी नज़रों में बदलाव महसूस किया। अब ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ कामयाब हो। वो उसके ऑफिस गई और उसने अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ़ी मांगी। बताया कि उसके पीछे कुछ वजहें थी और अब वो उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे गलत समझता रहा। उसने उससे पूछा कि अगर वो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाए जहाँ सब कुछ उसके लिए अजीब हो, तो वो क्या करेगी। उसने कहा कि वो कोई रास्ता तलाश रही है। फिर उसने पूछा कि क्या वो मौका है जिसे वो ढूंढ रही है या नहीं। उसने फिर ये पक्का किया कि उसे पता है कि वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसे बस एक दूसरा मौका चाहिए। वे दोनों शक कर रहे थे कि उनकी पहली मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, और उसने ये भी पक्का किया कि ऐसा नहीं है। वो उसे सारी बातें बता देता है, माफ़ी मांगता है और निकल जाता है। फिर वो उससे कहता है कि इंतज़ार करे, जिससे उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मान जाएगा। लेकिन अचानक वो उससे उस सैनिटरी पैड के ब्रांड के बारे में पूछता है जो उसके पास थी। वो ढूंढने लगती है लेकिन नहीं मिलती। उसे उसकी ज़रूरत होती है। वो स्टाफ से पूछती है और तभी वो आता है और एक पैकेट देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करके चली जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी पसंदगी आधे से भी कम हो गई है। फिर भी वो खुश होती है। उसे पता चलता है कि जो के पिता एक पार्टी कर रहे हैं और जो भी वहाँ होगा। वो पार्टी के लिए कॉल करती है और उसका पिता जो को जानता है उसे जो से मिलवाता है। जो उससे करीब होना चाहता है और जो भी उससे प्रभावित होती है। वो एक अमीर परिवार की लड़की होती है जिसका पिता जो के पिता का पार्टनर होता है। वो जाकर बात करता है। उसकी पत्नी अकेले होती है और वो जो के साथ उसके व्यवहार को नकारती है। कहती है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शादी करना चाहता है। जब वो पहुंचती है और उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए सुनती है, तो उसे पता चलता है कि जो एक मुश्किल जिंदगी जी रहा है। जो आता है और अपने पिता को बताता है कि उसके पास काम है और वो जाने वाला है। उसका पिता उससे गुस्सा होता है जब वो अपनी माँ से बात करता है और उसे हॉल में आने देता है। उसका पिता उस पर दबाव डालता है कि वो जुआन से शादी मंजूर करे। जो चलता बनता है, लेकिन कहता है कि वो इंतजार करेगा और चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे शर्मिंदा करेगा। हुआन सब कुछ सुन चुकी होती है। जब वो हॉल में वापस आता है तो जुआन उसके पास जाकर बात करती है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है। जुआन उसे कल बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो बताता है कि वो व्यस्त है। वो भी उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। हुआन आती है और जुआन को ये देखकर बुरा लगता है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है। तो जो से पूछती है कि क्या उसे पता है, और हुआन जानबूझकर उससे ये दिखाने की कोशिश करती है कि वे दोनों करीब हैं। वो जो से पूछती है कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहता है। जुआन उससे अच्छा बिहेव करने को कहती है। फिर हुआन उसके सामने खड़ी होकर जो पर ड्रिंक डाल देती है और जुआन पर आरोप लगाती है कि उसने उसे धक्का दिया। सब लोग जो हो रहा है उस पर ध्यान देने लगते हैं। जुआन उसके पास जाती है और उसका पिता हुआन से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो जवाब देने से इनकार कर देती है। फिर वो जो के साथ जाती है ताकि वो अपने कपड़े बदल सके। जुआन अपने पिता से बात करती है ताकि हुआन को नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि हुआन कंपनी में कर्मचारी है। जो हुआन से बहस करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। हुआन कहती है कि वो उसके लिए आई है और उससे साथ जाने को कहती है, लेकिन जो मना कर देता है और अपने दोस्त से बात करता है कि वो लेट हो जाएगा। तभी हुआन कुछ पेशकश करती है।
वो उसे वहाँ पहुँचाता है, वो मान जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहता है कि रास्ते पर ध्यान दे क्योंकि वो उसकी बाइक से टकरा सकता है। फिर वो उसे रोकता है और फैसला करता है कि वो खुद ड्राइव करेगा और वो मान जाती है। जब वो पहुँचता है तो हेलमेट देता है और साफ कहता है कि वो कंपनी में उसके काम करने को मंजूर नहीं करेगा। वो जा रहा होता है और वो उसे मन बदलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। उसके जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी तरफ रुचि अब 10% तक बढ़ गई है और वो खुश होती है क्योंकि अब चीज़ें करीब आ रही हैं। कंट्रोल सिस्टम उसे इनाम देता है और घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। उसे एक पब्लिक रिलेशन कंपनी में नौकरी मिलती है और अगले दिन वो उसे मिलने कंपनी जाती है। रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि उससे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और वो उसे अंदर जाने से रोक देती है क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट एंट्री मना है। वो उन्हें बताती है कि उनकी कंपनी और वो जो कंपनी में काम करती है उनके बीच सहयोग है, लेकिन फिर भी कर्मचारी उसकी एंट्री से मना कर देती है और वो वापस निकल जाती है। सहायक आता है, उसे देखता है और कर्मचारी से कहता है कि अगर वो फिर से अंदर आने की कोशिश करे तो उसे अंदर न जाने दिया जाए क्योंकि वो जानता है कि वो धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो कंपनी जाती है और उसकी मैनेजर जानती है कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो दिन खत्म होने से पहले अपना काम पूरा कर ले या काम छोड़ दे। वो जो कंपनी का फाइल पूरा करती है और मैनेजर उसे देखती है, उसे पसंद आता है। वो जो से मिलने जाने वाली होती है लेकिन वो उसे मनाती है कि वो खुद जाकर प्रस्ताव सौंपे। वो कंपनी जाती है लेकिन रिसेप्शन कर्मचारी उसे देखकर सुरक्षा को बुला लेती है, जिससे वो हैरान रह जाती है और वो उसे कंपनी के बाहर निकालती है। वो अपना चेहरा छिपाती है और फिर अंदर चली जाती है। कर्मचारी उससे बात कर रही होती है। कुछ लोग आते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कर्मचारी कहती है कि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही। वो उसे जानता है और उससे वापस जाने को कहता है। जब वो बताती है कि वो फाइल के लिए आई है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे छोड़ देता है और चला जाता है। एक मीटिंग चल रही होती है, वो ध्यान नहीं दे रहा होता और वो भी हार नहीं मानती। वो खिड़की से ऐसे आती है, सब उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं। वो खिड़की खोलता है और उस पर गुस्सा होता है तो वो उसे गले लगा लेती है ताकि अंदर आ सके। वो उसे अंदर आने से मना करता है। फिर वो उससे बात करती है और फाइल के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो मना करता रहता है। फिर वो उससे कहती है कि उनकी पर्सनल रिलेशनशिप काम पर असर न डाले। 20 साल का फर्क क्या है उनके बीच, तो वो उससे कहती है कि वे साथ में बाहर गए थे, खाना खाया और करीब आए। अंत में वो मान जाता है और वो उसका बनाया हुआ फाइल पढ़ता है। वो चल रही होती है और उसका असिस्टेंट उसे एक रसीद देता है जिसमें उसके ऊपर जुर्माना लिखा होता है और उससे कहता है कि उसे पे करना पड़ेगा उसके किए की वजह से। वो चलती रहती है और असिस्टेंट हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि वो सच में फाइल पढ़ेगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि उसकी उससे पसंदगी 50% तक पहुंच गई है। वो कड़ी मेहनत करने लगती है क्योंकि वैसे भी उसे प्यार करना मुश्किल है। वो शाम को शू के साथ डिनर कर रही होती है कि उसे उसके प्रेमी का मैसेज आता है जो उसे डांट रहा होता है क्योंकि वो उसे मैसेज भेज रहा है और कॉल कर रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही। तब वो शू के फोन पर कॉल करता है। वो उससे नाराज होती, इसलिए जवाब नहीं देती और बहाना बनाती कि वो व्यस्त है। वो उससे पैसे मांगता जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता। वो उससे अलग होने को कहती और रास्ता बंद कर देती। फिर उसे कंट्रोल डिवाइस से चेतावनी मिलती। वो माफ़ी मांगती और उससे कहती कि वापस मत आना। फिर वो अपने प्रेमी को कॉल करके मनाती लेकिन फिर भी परेशान रहती है। अगले दिन उसकी कंपनी में दिक्कत होती है। पता चलता है कि उसके सुझाव वाला आदमी बिना बताए काम पर आ गया। वो परेशान होती है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी और जॉन की एक तस्वीर मैगजीन के कवर पर छपी है जिसमें घोषणा की गई है कि वे शादी करने वाले हैं। जॉन का पिता इस खबर से खुश होता है लेकिन उसकी माँ नाखुश होती है और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। जॉ कंपनी जाती है जहां हवान काम करती है और वो उससे बात नहीं करती। जॉ मैनेजर से पूछता है कि क्या हवान उनके साथ काम करने को राजी नहीं है, लेकिन मैनेजर उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। हवान 20% बढ़ोतरी मांगती है और जॉ मान जाता है लेकिन शर्त लगाता है कि कंपनी का काम वही करेगी। मैनेजर भी सहमत हो जाता है। हवान निकलती है ताकि जॉ से अकेले बात कर सके और उससे पूछती है कि वो क्या प्लान कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि जॉ कोई नई चाल चल रहा है, इसलिए उसने आसानी से मंजूर किया। जॉ उसे अपनी बात समझाता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है और प्रस्ताव देता है कि अब से वे एक दूसरे को बेहतर जान ले। फिर वो उसका हाथ बढ़ाता है मिलने के लिए। हवान हैरान होती है और हाथ नहीं मिलाती। जॉ लिफ्ट में जाता है और कहता है कि वो उनके सहयोग के पल का इंतजार कर रहा है, फिर चला जाता है। हवान समझ जाती है कि जॉ कितना प्रभावित है। बिहा का मन बिल्कुल खाली हो गया और उसने महसूस किया कि वो उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सकती है। वहीं जुआन कंपनी आती है ताकि मैनेजर से बात कर सके और वो चाहती है कि हवान को नौकरी से निकाल दिया जाए। उसने हवान को बड़ा ऑफर दिया ताकि वो खुद ही नौकरी छोड़ दे। हवान इसे कमजोर लोगों का हरकत समझती है जो खुद पर भरोसा नहीं करते और आपस में लड़ते रहते हैं। मैनेजर स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है। हवान ये पक्का कर लेती है कि अगर उसे नौकरी से निकाला भी गया तो वो जुआन से दूर नहीं जाएगी। अंत में जुआन उस कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत हो जाती है, पर शर्त ये होती है कि हवान ही उसका संपर्क सूत्र होगी।
हवान गुस्सा होती है और दिखावा करती है कि वो मान नहीं रही, लेकिन वो मैनेजर को मनाने लगती है और ऐसा दिखाती है कि जुआन ने उस पर जीत हासिल कर ली है। अगले दिन हवान वहाँ चली जाती है ताकि वो जो से उसकी कंपनी में मिले और वो हमेशा उसका इंतजार करती रहे। सिस्टम उसको इनाम देता है और वो मान जाती है कि उसे इनाम मिले। तभी उस पर कोई चिपचिपा पदार्थ गिर जाता है उसके कपड़ों पर। वो गुस्सा हो जाती है और जॉ से टकराती है। उनके कपड़े एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वो गुस्सा में अपनी शर्ट उतारने लगती है और घबराती है और उससे कहती है कि वो उस चिपकने वाले टेप को काटे। वो सब कर्मचारियों के सामने ऐसा करता है और सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वो अपनी शर्ट को दिल के आकार में काटती है और जॉ से माफी मांगती है, जो कहता है कि उसका आना हमेशा सबका ध्यान खींचता है। उसकी असिस्टेंट सोचती है कि उसने कोई चाल चली है ताकि मामला यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो पुक्की करता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और जो हुआ वो उसका बस का नहीं था। वो निकलती है, उसके कपड़े ऐसे ही होते हैं और वो जॉ के बारे में सोचती रहती है। वो खुश होती है लेकिन खुद को डांटती भी है जब ध्यान आता है। जब वो बाहर निकलती है तो पाती है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है और उसे साथ चलने को कह रहा है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है। उसे पता होता है कि पिता क्या चाहता है और वो उससे कहती है कि चेक दे दो ताकि वो अपने बेटे को छोड़ सके। वो हैरान होती है कि पिता अपने बेटे की शादी जुआन से करना चाहता है और वो उसे 5 महीने का वक्त मांगती है, जो उसकी कंपनी का जुआन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है। वो जानती है कि इस दौरान उसे जुआन से मिलना पड़ेगा और पिता को भरोसा दिलाती है कि इस वक्त में वो अपना काम करेगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगी। वो सोचती है कि अगर उसने पैसे लेने से मना कर दिया तो पिता समझेगा कि वो कुछ योजना बना रही है। अंत में वो उससे 5000 युआन मांगती है और पिता आश्चर्यचकित होता है कि उसके लिए उसका बेटा इस रकम के बराबर है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो गलत सोच रहा है क्योंकि उसका बेटा इतना कीमती नहीं है। उसके पास कोई ज़रूरत थी और वो उसे अपनी बात समझा रही थी और वो उसे 50,000 दे रहा था और कह रहा था कि चले जाएं। वो गुस्से में था। उसने पैसे लिए और चली गई। बाद में जुआन को पता चला कि उसने उसके पिता से मुलाकात की थी और उसे पता था कि उसका उस पर दिलचस्पी कम हो गई थी, तो उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि सब ठीक हो जाए। वहीं वो जुआन से मिलने गई, लेकिन उनका हालचाल ठीक नहीं चल रहा था। फिर वो उसकी सहायक के पास गई और उस पर दबाव डाला कि वो जुआन और हवान के बीच के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताए और उससे कहा कि जो भी होगा उसे तुरंत सूचित करे। सहायक ने जुआन को ये बात बताई और पता चला कि ये सब उसने खुद ही करवाया था। हवान शू के साथ थी और खेल रही थी, जबकि शू हवान से प्रभावित था। हवान सोचती थी कि हान कहानी के अंत में मर जाता है, लेकिन वो शू के बारे में कुछ समझ नहीं पाई। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है और उसके पास जाता है और वो अभी भी नाराज होती है क्योंकि उसने उसका सुझाव बिना बताए इस्तेमाल किया था और वो उसे बताता है कि उसने वही सुझाव पहले ही सोच लिया था उससे मिलने से पहले। यही बात वो आज साफ करना चाहता है ताकि उनके बीच सहयोग अच्छा रहे। वो उससे बात करने को कहता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे डेट पर बुला रहा है या सिर्फ काम के लिए। वो बताता है कि ये एक पर्सनल डेट है और वो उसके साथ चली जाती है। उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता है और वो कुछ बातें जानती है क्योंकि उसने वो बातें कहानी के घटनाक्रम से याद रखी होती हैं। जब वो उससे पूछता है कि उसने ये कैसे जाना, तो वो कहती है कि वो पढ़ती है दूसरों के विचार। फिर वो उससे पूछता है कि उसने हवाई जहाज़ों के मॉडल क्यों इकट्ठे किए हैं। वो उसे सोचने को कहता है क्योंकि वो उसके ख्याल पढ़ सकती है, लेकिन कारण याद नहीं कर पाती। वो ऐसे ही उसे देखती रहती है रास्ते में और माफ़ी मांगती है कि उसने आज उसका टाइम लिया क्योंकि उसे तो हवाई जहाज़ के मॉडल बनाने थे। वो सोचता है कि रोज़ थोड़ा लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो उसकी हरकतों के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या वो हार मानने वाली है। वो उसे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसे हार माननी चाहिए। वो कहता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो उसे बता देगा। वो खुश होती है, चाबी गाड़ी में छोड़ देती है तो वो वापस देता है। फिर वो उसके साथ खाना खाता है और वो उसके लिए खाना मंगवाती है। वहाँ वो खाना खाती है और खुश होती है, सोचती है कि शायद उसे उससे 50% पसंद आया होगा और वो उसके करीब आता है। वो उसे कहता है कि हार मत मानो और वो घबरा रही होती है। वहीं कोई उन्हें साथ में फोटो खींचता है और वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही होती है कि लाइक्स कितने आए, लेकिन कुछ भी नहीं आता। वो घर वापस आता है और पाता है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। उनके बीच जुआन के साथ उसके व्यवहार को लेकर झगड़ा हो जाता है। उसकी माँ उससे बात करती है, मानती है कि उसने उसके हक में असर डाला है और भरोसा दिलाती है कि वो उसके हर फैसले में उसका साथ देगी। वो नहीं चाहता कि उसे ज़बरदस्ती शादी कराई जाए। अगले दिन वो जुआन के साथ बाहर जाता है और उसे देखकर वो हैरान होती है कि उसने तीरंदाजी सीख ली है। वो उसे सिखाता है और उसके पास बैठता है। उनके बीच रिश्ता गहराता है। वो उसका चेहरा छूता है और वो सोचती है कि शायद वो उसे किस करेगा, लेकिन वो उसका बाल ठीक करता है और थोड़ा दूर करता है।
वो घबरा जाती है। फिर पता चलता है कि वही था जिसने उसकी मदद रोक रखी थी। वो उन्हें फ़ोटो देता है और कहता है कि इन फ़ोटो का इस्तेमाल वैसे ही करो जैसे उसने कहा था। तो वो फ़ोटो लीक कर देता है। उसका पिता गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी माँ खुश होती है और जुआन मैगज़ीन देखती है और नाराज़ हो जाती है। ख्वान भी मैगज़ीन देखता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि कोई नोटिस नहीं है जिसमें लिखा हो कि उसकी पसंद उसके प्रति बढ़ी है। उसे लगता है कि उसने उसका फ़ायदा उठाया है। शाओ उससे बात करता है और जानना चाहता है कि जाओ और उसके बीच क्या है। जाओ पक्के तौर पर कहती है कि वो एक पीड़िता है और उनके बीच कुछ भी नहीं है। शाओ उसे याद दिलाता है कि शाओ जल्द ही सफ़र से वापस आने वाला है। जाओ इस सब से खुश होता है। जुआन हुआन को कॉल करती है, गुस्से में होती है और उनसे मिलने की मांग करती है। वो उसके पास जाती है और कोशिश करती है कि कोई कार उसे वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई रुकता नहीं, तो वो कोशिश करती रहती है। एक आदमी रुकता है और पता चलता है कि वो शायद उसे ठीक से नहीं देख पा रहा। हमें पता चलता है कि उसे आकर उसे बचाना चाहिए। उसे उसका मैसेज मिलता है और वो उससे कॉल करना चाहती है। उसके फ़ोन के सामने कॉल करने का आइकन आता है, तो वो कॉल करती है। वो उससे पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता है। वो बताती है कि वो एक कटे हुए इलाके में है और उससे कहती है कि वो उसके परिवार को सूचित कर दे, ताकि अगर वो देर हो जाए तो कोई उसके लिए परेशान ना हो। वो ये भी मांगती है कि अगर वो फ्री हो तो आकर उसे ले जाए। वो उसकी आखिरी बात नहीं सुन पाता क्योंकि कॉल कट जाती है, लेकिन वो जानता है कि वो कहाँ है। बाहर बारिश हो रही होती है, उसके पास छाता नहीं होता। वो उम्मीद करती है कि वो अचानक आकर उसे बचाए। वो ऐसा करते हुए कल्पना करती है और ठंड महसूस करती है। तभी एक कार रुकती है। वो उसके सामने होता है और खुद को यहाँ होने का ढोंग करता है अपनी आवाज़ में और उसे जूते देता है। फिर उसे वहाँ पहुँचाने के लिए ले जाता है। उसके साथ एक तौलिया और कुछ चीज़ें होती हैं जो वो इस्तेमाल कर सकती है। वो सोचती है कि कंट्रोल सिस्टम वहीं भेजा था, लेकिन असल में वो खुद भेजा था। जब वो चली जाती है तो वो जूते लेने जाता है जो उसने पहने थे और पता चलता है कि उसने अपने सहायक से पहले उसकी लोकेशन चेक करवाई थी। आखिरकार उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी पसंदगी 1% तक पहुँच गई है। फिर वो जुआन से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उस बवाल के बाद वो खुश है या नहीं। जुआन कहती है कि ये सब आम बात है और वो चाहती है कि ये सब उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाए। तब नाइबा उसे बताती है कि वो गलत रास्ते पर मेहनत कर रही है और उसे सलाह देती है। वो पहले ये तय करती है कि उसे क्या चाहिए, फिर आगे बढ़ती है। जाउन उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो उसे समझाती है कि वो चाहती है कि वो समझे कि वे प्रतिस्पर्धी नहीं है और वो व्यक्ति नहीं है जिससे उसे निपटना चाहिए। उसे कोई साइड किरदार बनने की ज़रूरत नहीं है जाउन की कहानी में। वो खुद अपनी कहानी की हीरोइन बन सकती है। फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है। जाउन को उसकी बातें पसंद आती हैं और वो ठान लेता है कि जाउन को अपनी कहानी का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। अगले दिन वो कंपनी जाती है और कर्मचारियों में ड्रिंक्स बांटती है। वहीं हवान सर्दी से परेशान है, फिर भी काम कर रही है। जाउन के साथ बैठता है और उससे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है। तभी हवान आती है और जब वो देखती है कि वो जाउन के लिए लाई हुई बिस्कुट लेकर आई है, तो उसे बुलाती है और उसे पता चलता है कि जाउन लंबे समय से शक्कर वाली चीजें नहीं खाता है। वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन जाउन उसके हाथ पकड़ लेता है और हवान की तरफ से उसकी रक्षा करता है। जाउन नाराज होता है और चला जाता है, जबकि हवान जानता है कि उसकी उससे पसंद बढ़ गई है और अब ये 22% हो गई है। जाउन अपने पिता से उस घटना की शिकायत करता है जो मदद करने का फैसला करते हैं। हवान को उसके परिवार से एक संदेश मिलता है और उसे पता चलता है कि वे किसी समस्या में हैं। वो जानने की कोशिश करती है कि वे कहाँ रह रहे हैं और उन तक पहुंचने में सफल होती है। उसके पिता भी एक समस्या में फंसे हैं और उन पर कर्ज है। वो समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है। तभी उसकी छोटी बहन आती है ताकि उसे सब कुछ पता चले। हमें पता चलता है कि उसके पिता ने काजल को कुछ दिया है और वो समस्या सुलझाने में लगी है। जाउन का पिता उसे कॉल करता है और कहता है कि फोन लाइन खुली रखो क्योंकि वो हवान से मिलने वाला है और उसे चाहिए। वो सब कुछ सुनता है ताकि उसे अपनी जिंदगी के बारे में पता चल सके। वो आती है और मैगजीन में तस्वीर देखती है और उसे बताती है कि इसी के पीछे ये सब मामला है और कि वो और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसका पिता उसे डांटता है क्योंकि उसे पैसे लेने के बाद समझौते पर टिके रहना चाहिए था ताकि जो से दूर रहे। वो सोचता है कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो कहती है कि उसने भी गलत किया है और उसने अपने परिवार को परेशान करने के लिए लोग भेजे। वो सोचते हैं कि वो लालची है। वे सोचते हैं कि उन्होंने 5 महीने का समझौता किया था और वो समय का फायदा उठाकर उसके बेटे के करीब आने की कोशिश कर रही है। वो देखती है कि जो हमेशा उसके साथ नहीं है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, अपनी योजनाएं पूरी कर सके या अपनी ही योजना को अंजाम दे सके। और वो उससे कहता है कि वो नहीं
वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और चाहता था कि वो उसकी असलियत उससे दिखाए। जॉन सब कुछ सुन रहा था और वो अपने पिता को बता रही थी कि अगर वो उसकी जगह होती तो उससे मिलने से पहले जॉन से बात करती और उसके नज़रिए को समझती। तो वो उससे कहता है कि वो उसका बेटा है और उसे उससे मिलने की ज़रूरत नहीं कि उसे जान सके। फिर वो फिर से पूछता है कि वो कितना पैसा चाहती है ताकि वो उससे दूर रहे। वो कहती है कि साफ है कि उसके हिसाब से तो बस पैसे ही समस्याओं का हल है और उसे यकीन है कि वो जॉन को समझता ही नहीं, ना ही जानता है कि वो क्या चाहता है या फिर उसे जानने में कोई दिलचस्पी है। फिर वो उसे पैसे वापस कर देती है जो उसने उससे लिए थे और चली जाती है। तभी वो जॉन को दरवाजे पर देखती है और उसके पिता के साथ जो उसने किया उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया से डर जाती है। जॉन उसे बाहर इंतजार करने को कहता है और अंदर चला जाता है। और वो अपने पिता से बात कर रहा था जो उसे सिर्फ एक सतही लड़की समझते थे और उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते थे। पिता उसे डांटते हैं कि वो ऐसी लड़की से कैसे प्रभावित हो गया। फिर वे कहते हैं कि भले ही उसने हवान को 1-2 बार ही देखा हो, पर उसे पता चल गया कि वो अपनी समस्याओं को सिर्फ पैसों से हल करता है। उसके पिता को लगता है कि 95% समस्याएं पैसे से सुलझ जाती हैं और बाकी 5% तो छोड़ दो। फिर वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। हवान जानती है कि पिता ने उसकी और उसके पिता की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन वो उससे नाराज नहीं होती। वो जानती है कि जब कंपनी को दिक्कतें आईं तब उसकी माँ ने समस्या को संभाला, इसलिए उसके पिता मानते हैं कि मजबूत गठबंधन ही परिवार को बचाए रखता है। वो उससे उसकी राय पूछती है और देखती है कि उसका नजरिया अलग है। उसके पापा हैं और वो ये सोच ही नहीं सकता कि वो उसकी मदद छोड़कर ऐसे शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सोच प्यार और शादी को लेकर अलग है। वो उसे घर छोड़ता है और पता चलता है कि उसकी उससे पसंदगी 38% तक बढ़ गई है। जब वो उसे छोड़ता है तो वो उसके बातों के बारे में सोचता रहता है। लड़की अपने घर जाती है और उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी अपने पापा से नाराज है। बहन से पता चलता है कि उसके और पापा के बीच कोई झगड़ा हुआ था। पापा ने उसे मारा था लेकिन बाद में पछताया था। वो नाराज नहीं रहती और आज भी अपनी बहन के साथ रहती है। उसकी बहन हैरान होती है और महसूस करती है कि वो बदल गई है, क्योंकि पहले वो ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। वो कहती है कि शायद उसने कुछ सीखा है। बहन उससे पूछती है कि क्या वो फिर से पापा से मिलने जाएगी। भविष्य में वो उससे वादा करती है कि वो उन्हें मिलने आएगी, लेकिन जॉ बाहर होता है और उसके पिता उसे बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि जॉन और उसके पिता मिलने आ रहे हैं और उसे उनसे मिलना जरूरी है, इसलिए वो इंतजार करता है। जॉन पहुंचती है और जॉ की माँ उसे लेकर चली जाती है। वे दोनों अकेले बात करते हैं। वो उससे कहती है कि वो अपनी अहमियत मत बढ़ाए और अगर उसे जगह सही नहीं लगती तो वो जा सकता है। फिर हदीहा हवान के पास पहुंचती है और उसे एक फोन मिलता है। वो जॉ और जॉन को फोन करती है। जॉन फोन उठाती है और हमें पता चलता है कि हवान ने फोन किया था। वो जॉन को डांटती है कि उसने फोन क्यों उठाया। फिर वो कहती है कि जॉ अब उसका मंगेतर है और वो उसके साथ घर पर है। कॉल खत्म करने के बाद वो जॉ के पास जाने का फैसला करती है। अंदर चली जाती है और वो लोग गार्डन में होते हैं। वो जॉ को वहां ढूंढती है। वो जूता ढूंढती है जो उसने बारिश में उसके कमरे में छोड़ दिया था और वो आता है, उसे देखता है और पूछता है कि वो वहाँ क्यों है। वो अपनी सगाई और जुआन के बारे में बात करती है और कहती है कि वो उसे बचाने आई है। वो उसके करीब आता है और कहता है कि वो उससे ज्यादा दिलचस्पी रखती है जितनी उसे होनी चाहिए। फिर वो उससे पूछता है कि उसने उसके लिए फ़ोन क्यों लाया। वो बहाना बनाता है कि ताकि काम के लिए आसानी से संपर्क कर सके। वो फिर पूछता है कि वो वहाँ क्यों है और उससे इतनी फिक्र क्यों करती है। वो बताती है कि वो नहीं चाहती कि वो किसी और से शादी करे। तभी जुआन की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है। वो उसे खींचती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसे चूम रही हो। जुआन जब उन्हें देखती है तो हैरान हो जाती है और गुस्सा होने लगती है। वो उसे मारने वाली होती है और वो उससे जाने को कहता है। वो हवान को धमकी देती है और फिर चली जाती है और हवान उसे पकड़ लेता है। जिजा ग्रेजुएट हो रही है और उसके पापा उससे झगड़ रहे हैं जब जुआन चली जाती है और वो कहते हैं कि उनका जुआन से शादी करने का कोई इरादा नहीं है और वो उनसे कंपनी बचाने के लिए एक मौका मांगते हैं। उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जुआन से शादी ही उन्हें दिवालियापन से बचाएगी और धमकी देते हैं कि अगर उसने जुआन से शादी नहीं की तो वो उससे रिश्ता तोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे और चले जाएंगे। और वो सच में जाने का फैसला करते हैं। उसके पापा जुआन के पापा से मिलते हैं और उनके बीच हालात ठीक नहीं होते। जुआन जो हुआ उसके बारे में सोचती है और यकीन नहीं कर पाती कि लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही है। जुआन उसके बारे में सोचती रहती है और वो उसे मैसेज भेजने वाला होता है लेकिन फिर वापस ले लेता है। जुआन उसके काम पर जाते हुए उससे मिलती है और साथ बाहर जाने की चाहती है, लेकिन वो कहता है कि वो व्यस्त है। वो नाराज होकर गाड़ी छोड़कर चली जाती है और जुआन के पास जाती है। वो उसे बताती है कि उनकी ग्रुप कंपनी के 60% शेयर खरीद रही है और कंपनी को उनके ग्रुप में मर्ज कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वो उसे सोचने का मौका देती है। कंपनी की हालत खराब है और वो जानती है कि जुआन क्या कर रहा है। जुआन भी इंतजार कर रहा होता है उसके और उसके पिता का, जो जानता है कि जुआन आसान नहीं है। असल में वो अभी भी लड़ रहा है लेकिन उसे पता है कि कंपनी की हालत मुश्किल है। तभी उसे वानो का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है।
है। वो देखती है कि वो परेशान है और उससे जानना चाहती है कि वजह क्या है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो मना कर देता है, लेकिन वो अंदाज़ा लगा लेती है कि वो क्यों दुखी है और समझ जाती है कि वो कोई वैकल्पिक योजना ढूंढ रहा है। वो सोचती है कि अगर वो उसकी मदद करे तो शायद उसके पसंद और बढ़ जाए। और फिर वो दूसरी गिफ्ट है और वो कुछ टाइम तक बिजी रहता है, हमेशा तनाव में होता है क्योंकि वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पापा आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आए। वो बताते हैं कि उन्हें एक नई प्रोडक्शन प्लान बनानी है। उसके पापा इस बात को मानने से इनकार करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके चाचा आते हैं और माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं और वो जाव का प्रपोजल स्वीकार कर लेते हैं। जाव के पापा भी उसे एक मौका देने को तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं। वो जाव को कॉल करती है और बताती है कि उसने उसकी समस्या का हल ढूंढ लिया है। वो उससे मिलते हैं, वो अपनी आइडिया समझाती है और फिर उसके साथ डॉक्टर शोंग से मिलने जाते हैं। हमें पता चलता है कि वही डॉक्टर शोंग उनकी मदद कर सकता है, लेकिन शोंग उनसे बात करने से इनकार करता है। वो अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है और हवान को बिना कुछ कहे छोड़ने वाला होता है। किसी ने भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की और शोंग की बहन उनसे माफी मांगती है। वो लोग उससे बात करते हैं और जाओ उससे अपनी ऑफर के बारे में बताता है, लेकिन चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। हुआन को पता चलता है कि वो अभी भी बाहर है, तो वो उसके पास जाकर बात करती है। जाओ उसे उससे बात करते हुए देखता है, वो और उसकी पत्नी, और साफ दिखता है कि वो उसे जैसे दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बात खत्म होती है और वो शोंगो के साथ आती है। वो मान जाता है कि वे यहीं रुके क्योंकि वो हुआन से मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी लेना चाहता है। हमें पता चलता है कि होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली है और वो मान जाती है कि वो और जाओ वहीं रुकेंगे, लेकिन जाओ घबराया हुआ और इनकार करता है। तो वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और बताती है कि पहला कदम तो हो चुका है, अब बारी है उस पर कि वो शोंग को मनाए। फिर वे अंदर चले जाते हैं। वो गलती से कमरे में चली गई और दरवाज़ा उनके ऊपर बंद हो गया। वो घबरा रही थी और डर रही थी क्योंकि उसे कुछ डरावना दिखा, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं है और किसी को कॉल करता है ताकि वो आकर दरवाज़ा खोल सके। फिर वो हुआन से बात करता है और पक्का करता है कि उसने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा। वो सोचती है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसका मतलब था कि वो शोंग से उसकी बातें और बाइक में उसकी दिलचस्पी देख रहा था और ये साफ था कि वो एक प्रोफेशनल रेसर थी। वो कहती है कि वो 5 साल से किसी जोरदार बाइक की इच्छा रखती थी, लेकिन काम में बिजी हो गई और बस छोटे छोटे वीडियो देखने लगी जिसे वो बिल्कुल नहीं समझ पाता। फिर वो पूछती है कि अगर कभी फुर्सत मिले तो क्या कर सकता है, तो वो कहता है कि वो किसी के साथ बाइक चला सकता है। वो उसे पसंद करता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और खुश भी होती है क्योंकि उनके बीच चीज़ें बेहतर हो गई हैं। वो भी थोड़ा नर्वस होता है। फिर वे शोंग और उसकी बहन के साथ एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ उनकी बहन से बात होती है और पता चलता है कि शोंग उनके ऑफर को आसानी से मंजूर नहीं करेगा। वे उसे मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो शोंग को मना सके। उसकी बहन हैरान होती है क्योंकि जाओ को सफलता पर पूरा भरोसा है। जाओ उससे कहता है कि वो हुआन पर भरोसा करता है और जानता है कि वो कभी गलत नहीं होता। वो उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। जाओ उसके पास खड़ा रहता है, मुस्कुराता है और दोनों साथ में सितारे देखते हैं। वो शोंग की बहन से हुई बातचीत के बारे में सोचती है और महसूस करती है कि जाओ के पास बहुत कुछ कहने को है। जाओ उससे पूछता है, तुमने कैसे पता लगाया? तो वो कहती है, उसकी आंखों से। फिर वो उसे देखती रहती है और वो दूर तक निहारता रहता है। वो मुस्कुराता है, ठंड लग रही होती है तो अपनी जैकेट उसे देता है। वो देखती है कि वो बहुत ही हैंडसम है। वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है और दूर देखता है। वो पक्की करती है कि वो सच्चाई से बोल रही है और वो बहुत आकर्षक है। वो उसका चेहरा पकड़ती है और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। वो उसकी आंखों और भौहों की तारीफ करती है। वो दूर हटने की कोशिश करता है लेकिन अनजाने में उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या सच में उसे उससे कोई लगाव नहीं है। उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाने को कहता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं उठी तो कह देगा कि उसने उसे छेड़ा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बेहोश है तो उसे उठाकर कमरे में वापस ले जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर छोड़ने से इनकार करती है। वो उससे अपनी आंखें खोलने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि वो सच में होश में है। वो बहाना बनाती है कि मेरा मिजाज खराब हो गया था, पर वो पक्का कर रहा था कि वो होश में है। वो कार में जाकर सोने वाला था लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और उससे कहती रही कि वो उसके साथ रहे क्योंकि वो डर रही है। आखिरकार वो मान गया लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वे इस तरह सो गए। वो उसे छूती रही ये देखने के लिए कि वो जागा है या सोया। उसे बुखार हो गया और नींद नहीं आ रही थी जबकि वो सो रही थी। वो उसे ढकने की कोशिश करता रहा और वो लगातार बड़बड़ाती रही, कहती रही कि उसे वापस जाना है। उसने अपना हाथ तोड़ लिया और वो उसे ढकता रहा। उसने उसका हाथ धीरे से हटा लिया बिना उसे जगाए, फिर उठकर काम पर चला गया। बाद में वे शोंग से मिले और उसे प्रस्ताव दिया।
वे हैरान रह गए जब पता चला कि महिला असल में डॉक्टर शोंग है, और उन्हें पता चला कि उसके साथ कुछ दिक्कतें हुई और उसने पक्का कर लिया था कि वो इस काम के क्षेत्र से पूरी तरह दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका मनोबल खराब था। उसका भाई उसे यहाँ लेकर आया ताकि उसका मूड बदले और वो उस हालत से बाहर आ जाए जिसमें वो थी। फिर वे दोनों साथ में बाइक की सवारी पर निकले। उनकी बातचीत ने उसका नजरिया बदल दिया और वो उनके ऑफर को मानने लगी। हमें पता चलता है कि उसका भाई उसी टीम में है और वो उनके साथ जाती है। वो ऐसे जो को गले लगाती है जबकि वो उससे दूर होता है। फिर वे चलते हैं और काम शुरू करते हैं। वो उनके साथ होती है और उसे सिस्टम से एक मैसेज आता है कि उसे 5 मिनट के अंदर मंजूरी देनी होगी। उसे पता चलता है कि अगर वो मिशन में फेल हुई तो उसे सजा मिलेगी और उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। कर्मचारी उन्हें देखते हैं और सब उसकी इस हरकत से हैरान होते हैं, क्योंकि वो उन्हें बताती है कि वो उनकी तरह नहीं है। उनका जहां सिस्टम उसे सजा देता है और घटनाओं को फिर से उसी वक्त पर ले आता है जब उसने उसे स्वीकार किया था। उसे पता चलता है कि उसने एक मौका खो दिया है और उसके सामने अब 3 मौके हैं। वो लगातार उसे देखती रहती है और आखिर में उससे कहती है कि वो जाए, क्योंकि वो उसके साथ उस काम की मीटिंग पर नहीं जाएगी जहां वो जाना है। वो चला जाता है और वो सजा के तौर पर टॉयलेट साफ करने वाली होती है, लेकिन वो वापस आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ एक खास जगह चले। वो जाती है और वो उसका एयरक्राफ्ट एग्जीबिशन होता है। वो सोचता है कि ये शायद बोरिंग होगा क्योंकि वो ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वो इसके उलट महसूस करती है। वो उसे एग्जीबिशन में एक खास जगह पर ले जाता है जहां वो पहली बार आती है। वो उसे पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों लाया है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ किसी को भी अंदर नहीं आने देता। वो कहता है कि उसे चाहता है कि वो इस जगह को देखे। वो कुछ कहना चाहता था पर पीछे हट गया और बहाना बनाया कि भूल गया। वो उसके साथ काम कर रही थी और मॉडल प्लेन बना रही थी, उससे बात कर रही थी। वो उसके करीब था और दाढ़ी के रंग साफ कर रहा था। वो बार बार उसकी तरफ देखता रहा, घबराया हुआ था। फिर उसे कॉल आया और उसे पता चला कि उसकी पसंद 59% तक पहुंच गई है और पता चला कि वो किसी से मिलने वाला है। वो चली गई और शू के साथ बाहर निकली, खुश थी और बेवकूफ़ की तरह हंस रही थी। शू ने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि उसे लग रहा है वो अपने मकसद के करीब पहुंच गई है। शू ने सोचा कि वो काम की बात कर रही है। फिर उसने उससे उसके बारे में पूछा और शू ने पूछा कि अगर वो कहीं गायब हो जाए तो क्या वो नाराज होगी। शू ने समझा कि उसका मतलब था कि वो शियाओ के पास चली गई है। वो उसे शुभकामनाएं देती है कि जहां भी वो होगी उसके दोस्त हमेशा उसके करीब होंगे और डिवाइस आवाज करेगा। फिर अचानक कुछ नहीं दिखेगा। वो सोचेगी कि डिवाइस खराब हो गया है। फिर वे लोग आएंगे और उसकी शियाओ के साथ रिश्ते के बारे में जानेंगे। अगले दिन वो उसके काम पर जाएगी, लेकिन उसका असिस्टेंट उससे मिलने से मना कर देगा और बताएगा कि वो व्यस्त है। लेकिन वो आएगा, उसे बुलाएगा और साफ दिखेगा कि वो बदल गया है। वो गंभीरता से पूछेगा कि वो इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही है। उसे पता चलेगा कि वो शियाओ की पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे खर्च कर रही है। वो उससे कहेगी कि वो पैसे के लिए काम नहीं करती, बल्कि उसकी कंपनी को सफल होते देखना चाहती है, क्योंकि वो आखिरकार उसका परिवार है। वो उसके साथ उसके बदलाव का कारण समझ नहीं पाएगा। फिर वो फाइल पढ़ेगा और उससे बोलेगा। वो चल सकती है तो चलती है, लेकिन कोई उसे बुलाता है और पूछता है क्या उसके पास काम के बाद कुछ है। वो सोचती है कि उसका मतलब है कि वे साथ में बाहर जाएं, तो वो कहती है कि वो फ्री है, लेकिन वो कहता है कि उसका मतलब है कि अगली बार जब वो आए तो कुछ अलग और ठीक कपड़े पहने। फिर वो चली जाती है और वो पागल होने वाली होती है। मदद करने वाला कहता है कि वो उससे कह सकता है कि अगली बार मत आना, क्योंकि यहाँ आने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वे दोस्त हैं। वो जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है और अपनी दोस्तों को बताती है जो हुआ था। फिर वे उसे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, तो वो शक करती है कि वो उससे ज्यादा दोस्त बनाना चाहता है। फिर वो शूटिंग क्लब जाता है और वहाँ 3 लोग होते हैं जो खास कर हान को परेशान करते हैं ताकि वे उनके साथ मुकाबला कर सके। तो वो उनके साथ खेलता है और हार जाता है। वो माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं और हमें पता होता है कि वो और हान दोस्त हैं और हान को भी लगता है कि उनके बीच कुछ है, जबकि उसे पता होता है कि हान शियाओ के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि शियाओ भी उसकी दोस्त है। मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उसने हान को जाओ के साथ भी देखा होता है और जाहिर सी बात है कि उसने गलत फहमी कर ली होती है और सोचता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहता। हान जाओ को मैसेज भेजती है कि वो हमेशा फ्री रहती है ताकि उसकी समस्याएं सुलझा सके। इसलिए वो उसके ऑफिस जाता है और उसके मैनेजर से कहता है कि वो उसके साथ रहे और अपनी हिस्सेदारी 3% बढ़ा देता है। उसका मैनेजर भी पहले से मंजूरी दे देता है। जाओ उसे पकड़ता है और चला जाता है। अगले दिन उसकी कंपनी खत्म हो जाती है और वो उसे अपने तरीके से स्वागत करता है और रिव्यू करने के लिए चीजें भेजता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आज ही ये काम खत्म करना है और वो उसे देख रहा होता है। जब वो उस पर नजर डालती है तो वो फोन पर बात करने का नाटक करता है।
काम में देर हो जाती है तो वो उसे खाना और भी काम भेजता है। वो थोड़ी परेशान होती है लेकिन काम खत्म कर देती है। चलते चलते वो शो से बात करती है और उसके बारे में बताती है कि शायद उसने जानबूझकर आज बहुत सारा काम दिया। फिर वो उसके सामने आ जाता है और ध्यान देता है कि वो परेशान है, लेकिन वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है और खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर उसे एक मैसेज मिलता है जो वो पढ़ने की कोशिश करता है। घर लौटकर वो शो से शिकायत करती है और देखती है कि जो जानबूझकर उसे सताने के लिए ये सब कर रहा है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो और जो एक दूसरे की करीब हैं। वो इससे सवाल करती है क्यों वो उसे इतना पसंद करती है। शो उससे कहती है कि जब वो उसकी हिफाजत करता है और हमें पता चलता है कि तभी से वो उसे पसंद करने लगी है। तानम हमेशा अपने साथ एयर फ्रेशनर लेकर चलती है और जब जो आता है तो उसे छिड़कती है, जानबूझकर उसे ये दिखाने के लिए कि उसका दोस्त उसने ये तोहफा दिया है। जो इससे परेशान होकर उसके लिए वही एयर फ्रेशनर का बड़ा डब्बा लेकर आता है जिसे वो इस्तेमाल करती है और अपने ऑफिस के दोस्तों में बांट देती है। जो फिर से परेशान होकर काम के बाद उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उसकी मदद करे। देर हुई तो चेतावनी देता है और कॉल खत्म कर देता है। अगले दिन वो उसे लेने जाती है। जब वो नीचे आता है और उसे देखते ही हैरान होता है कि वो उसका इंतजार कर रही है। वो उसके पास आता है और वो उसे अपनी स्कार्फ पकड़ाती है, जिससे पता चलता है कि उसने किसी खास के लिए उसे बांधना सीखा है। वो इससे नाराज होकर चलता बनता है, स्कार्फ उतार देता है और वो उसके पीछे कंपनी तक जाती है, लेकिन वो बहुत दुखी होती है। उसके व्यवहार से स्टाफ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मदद करने वाला जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मदद करने वाला उनसे कहता है कि अपना काम वापस करें और फिर उस आदमी से बात करने जाता है। वो उससे उसके व्यवहार का कारण पूछेगा, लेकिन वे लोग उसकी तरफ देखते हैं और मदद करने वाला कहता है कि गलती उसकी ही है। वो अपना काम खत्म करती है, फिर जाओ की तस्वीरें देखती है और हंसती है, लेकिन अचानक पीछे से कोई आता है। वो कंप्यूटर बंद कर देती है और पूछती है कि क्या और निर्देश है क्या। वो परेशान होता है और कहता है कि तुम उसके साथ चलो। वे दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ शो और हान से मिलते हैं। वे उनके साथ बैठते हैं और हान पूछता है कि वे वहाँ क्यों आए हैं। वो बताती है कि वे काम की चर्चा करने आए हैं। जाओ जानता है कि ये तीनों साथ में स्कूल में थे और पूछता है कि क्या कोई और भी उनके साथ था। और शो क्या करता है, शियाओ बस वान बात बदलने की कोशिश कर रही है और जाओ बदलता है और पीता है। वो उसे कहती है कि ज्यादा मत पियो। वो शराब से प्रभावित होता है। वो उसका सहारा बनती है, लेकिन वो गुस्से में बर्ताव करता है। वो उसे कहती है कि शांत रहो, क्योंकि लोग समझ सकते हैं कि वो उस पर दबाव बना रही है। वो कहता है कि उसे कोई परेशान नहीं करता, बल्कि वो खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। फिर वो खड़ा हो जाता है। वो उससे पूछती है कि उसने हाल ही में ऐसा क्यों किया और क्या वो उस पर जलता है। वो जवाब देने से इनकार करता है। वो उससे नाराज होती है और पूछती है क्या वो उसे पसंद करता है। वो इनकार करता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है और उससे कहती है कि या तो वो उस पर जलता है या उससे पसंद करता है। वो कुछ और चुनता है कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन वो मन ही मन राजदार नहीं होती और उसे उसके व्यवहार की याद दिलाती है। वो उसकी ज्यादा बातों से परेशान हो जाता है तो वो चुप हो जाती है और वो उससे बात करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती तो वो उस पर हंसता है और उसे कहता है कि वो नाराज मत हो। फिर वो उसे घूरता रहता है और उसके हरकतों पर हंसता है। वो उसे कहती है कि वो बचकाना इंसान है, तो वो कहता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं। फिर जब वो सोता है तो उसकी बातें याद आती हैं। एक बार उसे कॉल आता है तो पता चलता है कि उसने कल रात हुआन के लिए जो गाना मंगवाया था वही चुना है। वो सोचता है कि उसने उससे बात की थी जबकि वो वहाँ नहीं था और उसने एक ऐसा गाना मंगवाया जो हुआन से नफरत जताता है। फिर उसे गाने के प्रसारण का वक्त पता चलता है और वो उनसे कहता है कि गाना न चलाएं, लेकिन वे मना कर देते हैं। फिर उसका असिस्टेंट आता है और शियाओ की एक तस्वीर लाता है, जिससे पता चलता है कि वो हुआन के अलावा किसी और के साथ रिलेशन में है और ये भी पता चलता है कि शियाओ आने वाला है। आज वो काम पर जाता है और घबरा जाता है जब वो वाहन को देखता है और वो जानती है कि वो अपनी नौकरी पर लौटेगा और वो उसकी मदद नहीं करेगी। वो आश्चर्यचकित होती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है और पूछती है कि क्या वो कल जो कहा था उसका मतलब था। वो समझ नहीं पाता और जानने की कोशिश करता है कि उसने क्या कहा था, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देती है और चली जाती है। फिर वो पागलपन भरे हुए हरकतें याद करती है जो उसने वाहन के साथ की थी और खुद को दोष देती है। फिर वो बाहर निकलती है और खुश होती है जब वो उसे प्रकाशन घर तक पहुंचाने आता है। जब वाहन आता है और रेडियो चालू पाता है तो वो उसे बंद करने को कहता है। वो डॉक्टर शोंग से मिलने जा रही होती है, टैक्सी में बैठती है और स्टेशन पर काम कर रही होती है जहाँ गाना बजाया जाएगा। वाहन उसे उतार देता है और वहाँ पहुँचाता है। वो अपनी गाड़ी में रहता है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो रेडियो चलाना नहीं चाहता, कहता है रेडियो खराब है। लड़की उसकी ये हरकतें देखकर हैरान होती है। वो उससे पूछता है कि कहाँ चलना चाहता है तो लड़की कहती है कि समुद्र के किनारे चलते हैं। वो उसे वहाँ ले जाता है, लेकिन उसे समुद्र से डर लगता है क्योंकि पहले उसके साथ कोई हादसा हुआ था। वो नर्वस हो जाता है तो लड़की उसे समझाती है और उसके करीब जाकर समुद्र देखने को कहती है। जब उसे पता चलता है कि वो डर रहा है तो वो उसके सामने रुक जाती है और फिर दोनों साथ में चलते हैं। लड़की उससे पूछती है कि उसे
समुद्र से डर क्यों लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लड़की उसकी मदद करती है और वो उसकी सभी बात मानता है। उसे कहीं जाने के लिए निकलना पड़ता है और वो उससे विदा लेता है। बाद में जब उसकी वापसी का समय होता है, लड़की कंपनी जाती है और पता चलता है कि उससे संपर्क टूट गया है। वो फ्लाइट में जो वापस आएगा और तुम उसकी चिंता करती हो, डरती भी हो, फिर भी कर्मचारियों को दिलासा देने की कोशिश करती हो और उसे एयरपोर्ट पर मिलने जाती हो जबकि तुम डर गई हो। वहाँ अचानक वो तुम्हें बुलाता है, तुम उसकी तरफ दौड़ती हो, उसे गले लगाती हो और पता चलता है कि वो तुम्हें 60% तक प्यार करता है और जब वो मिशन पूरा कर लेगा और तुम्हें शादी का प्रस्ताव देगा तो तुम अपना पुराना जीवन वापस पा सकती हो। तुम उसे एक बोतल देती हो जिसमें एक संदेश होता है और उसे कहती हो कि अभी उसे मत खोलना, सही वक्त का इंतजार करना। अचानक एक लड़की जिसका नाम डी है उसे बुलाती है और साफ दिखता है कि वे जान पहचान वाले हैं। श्याओ डी के साथ होता है और पता चलता है कि वो उससे जुड़ा हुआ है। डी उसे जाओ से मिलवाती है और बताती है कि वो उसका पुराना सहकर्मी था। जाओ वाहन से बात करता है और जानता है कि डी ने कहा था कि उसका एक दोस्त है, वो इंग्लैंड में रहता है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ समय पहले छोड़ा था जो उसी नाम की है। वो श्याओ का स्वागत करती है और डी हैरान होती है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। वो उससे कहता है कि वो और वाहन स्कूल में साथ पढ़ते थे और जाहिर है कि उन्हें पता नहीं है कि डी और वो साथ हैं और डेट कर रहे हैं। जाओ हमेशा वाहन को देखता रहता है तो वो उसे गाड़ी की तरफ इशारा करता है। डी श्याओ से नाराज होती है क्योंकि उसने उन्हें ये नहीं बताया कि वे रिलेशनशिप में हैं। वो बहाना बनाता है कि सही मौका का इंतजार कर रहा है ताकि वे अपना रिश्ता सबके सामने घोषित कर सकें। हमें पता चलता है कि डी एक अमीर परिवार से है और वो चाहता है कि वो उसे अपने परिवार से मिलवाए। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि उसे नौकरी मिल सके। जाओ वापस आता है और पाता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। वो चिंतित है और रो रही है और वो उसे समझाता है कि वो अकेले में मिलते हैं और वो उससे उस पैसे के बारे में बात करती है जो उसने भेजा था। उससे उसकी बेवफाई और फायदा उठाने के बारे में सवाल करती है। उसी वक्त डिवाइस उसे घटनाओं को बदलने से चेतावनी देता है तो वो खुद को संभालती है। उसका मन करता है कि वो उस पर चिल्लाए और उसे फाड़ डाले, लेकिन वो कर नहीं पाती। वो ये कहता है कि वो उससे प्यार करता है और कभी उसे निराश नहीं करेगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, रोता है और उसे कहता है कि वे अलग हो जाएं। वो मान जाती है और उससे कहती है कि वो उसे फिर कभी ढूंढने की कोशिश ना करे। जाने से पहले वो ये भी मांगती है कि वो पैसे वापस करे जो उसने भेजे थे, लेकिन वो ऐसा करने का इरादा नहीं रखता और उसे पैसे के मामले में इंतजार करने को कहता है। तब वो उस पर पानी डालती है, उसे पैसे चुकाने को याद दिलाती है और वहां से चली जाती है। फिर वो डी से मिलने जाती है। जाओ अपने भाई से काम के बारे में बात करता है, फिर वो डी के साथ छोड़ देता है। डी जानती है कि वो श्याओ को पसंद करती है और जाओ से कहती है कि उसे एक मौका दे। जाओ एक मुलाकात तय करता है ताकि देख सके कि वो काम के लिए ठीक है या नहीं। डी बाहर जाते वक्त श्याओ से बात करती है और पता चलता है कि श्याओ ने उसे बताया था कि वो कभी किसी से लंबा रिश्ता नहीं रखता और डी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अगले दिन जाओ श्याओ से काम के सिलसिले में मिलता है और जब पता चलता है कि जाओ उसकी पढ़ाई और सिंपल परिवार के बारे में सब जानता है तो वो झूठ बोलता है। बाद में वो मानता है कि वो पहले किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जिसने उसकी पढ़ाई में मदद की और पैसे भेजती थी, लेकिन झूठ बोलकर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेटेड हो गई थी और जब उसे ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ और डी के करीब आ गया। वो उसे चेतावनी दे रहा है कि वो दी को चोट पहुंचाएगा और दी को हुआन की तरफ से एक मैसेज मिलता है। श्याओ उसकी तरफ ध्यान देता है और चलता बना क्योंकि मुलाकात खत्म हो गई है। फिर वो गुस्से में वापस आता है हुआन की वजह से और देखता है कि उसने उसे धोखा दिया है। दी उसे देखती है, उसे टटोलती रहती है और हुआन की बातें याद करती है। फिर वो उसके पास आती है और उससे बात करती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। वो हुआन से अपनी मुलाकात के बारे में बात करती है और उससे पूछती है कि क्या वे स्कूल के दिनों में एक दूसरे के करीब थे। वो जाहिर तौर पर इनकार करता है और कहता है कि वो बस पढ़ाई में व्यस्त था। फिर वे श्याओ से मिलते हैं और वो उसे बताता है कि हुआन ने उसे धोखा दिया और अपने किए की वजह से उसे छोड़ दिया। वो खुद को हैरान और सदमे में दिखाता है। फिर श्याओ उसकी दोस्त को श्याओ के शब्दों वाला एक मैसेज भेजता है। वो गुस्से में थी और लड़ाई करने के लिए वहीं गई जहां श्याओ हुआन की तस्वीर उसके दोस्तों के सामने बिगाड़ रहा था। वो क्या कर रही थी? हुआन का बचाव कर रही थी और मारने वाली थी। उसे पैसे भी याद दिला रही थी जो हुआन उसे भेजता था। उसने उसे मारा तो लोग उसे उससे दूर ले गए और कहा कि हान सब कुछ जानता है। वो हान से नाराज हो गई और उसे छोड़कर चली गई। हान उसके पीछे गया और मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने समझा कि हान श्याओ की बात मानता है, इसलिए मनाने से मना कर दिया और अकेली ही रहने लगी। तब वान आई और उसे इस हालत से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो हान से अलग हो गई है और बताया कि श्याओ ने भी उसे धोखा दिया है। वो फिर से गुस्सा हो गई और श्याओ को मारने जाना चाहती थी, लेकिन हुआन ने उसे रोका, शांत किया और घर वापस ले गया। अगली सुबह
दी उसे मिलती है और उसे एक फोटो स्टोरी देती है ताकि वो देख सके। ये कहानी एक लड़की की होती है जो अपने प्रेमी की मदद के लिए काम करती थी, लेकिन अंत में वो उसे छोड़ देता है। फिर श्याओ और शू एक योजना बनाते हैं ताकि श्याओ से जुड़ी सच्चाई सामने आ सके। शू से फ़ोन पर बात करता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक रीयूनियन पार्टी में आने का न्योता देता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि हुआन नहीं आएगी क्योंकि उसने उससे अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। ब्यूफ खुश होता है। दी आती है और जानती है कि वो पार्टी में जा रहा है। वो भी जाना चाहती है लेकिन वो मना कर देता है और बहाना बनाता है कि उसके दोस्त उसके स्तर के नहीं हैं। वो मना करने पर नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उसका परिचय अपनी फैमिली से भी नहीं कराया। वो खुद को प्रभावित दिखाता है और बताता है कि उसके पिता बीमार हैं और अस्पताल में हैं। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। दी चुपचाप उसे एक बड़ी रकम वाली कार्ड देती है लेकिन वो इनकार करता है। आखिर में वो उसे ले जाता है, वो उसे गले लगाती है और वो ऐसा दिखावा करता है जैसे रो रहा हो लेकिन असल में खुश होता है क्योंकि उसने उससे पैसे ले लिए होते हैं। वे लोग आते हैं ताकि शौक और टकराव के बीच सुलह कर सके, लेकिन टकराव ये साफ कर देता है कि उसने गलत फहमी की थी। अंत में वो उसे माफ़ कर देती है और हान के पास चली जाती है, जिसकी हालत देखकर लगता है कि वो हान से सुलह कर चुकी है और खुश भी है। श्याओ उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे लगता था कि उसका और श्याओ का प्यार परफेक्ट था और उसे नहीं पता था कि वो अंदर से कितना दुखी थी। श्याओ कहती है कि वो इसके काबिल थी और अब सब बदल चुका है। फिर पार्टी का वक्त आता है। श्याओ उस अंगूठी को उतार देता है जो उसने पहनी होती है और अपनी और हान की तस्वीरें फाड़ देता है। फिर वो पार्टी जाने से पहले हान के पिता से मिलने जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, पार्टी में वो श्याओ से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि वो अपनी दोस्ती के दायरे को बढ़ाए। हमें पता चलता है कि श्याओ अमीर परिवार से है और वो कहती है कि उसे लगा था कि उसका शिंजा परिवार से कोई संबंध है। श्याओ कहता है कि सब चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वो समझती है। उसी वक्त वान आ जाती है लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता क्योंकि वे शिंजा की बातों पर विश्वास कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत शांत रहती है और उनके साथ बैठ जाती है। श्याओ खुद को प्रभावित दिखाता है और उसे खुश रहने की शुभकामनाएं देता है। फिर वो वीडियो दिखाना शुरू करती है जो उसने बनाया होता है, जिसमें उसके विश्वविद्यालय से निकाले जाने का फैसला होता है उसके खराब ग्रेड्स की वजह से। श्याओ इसे झूठा बताता है और कहता है कि वो फर्जी वीडियो है। वो अपनी सहेलियों को पैसे ट्रांसफर करने के कागजात भी दिखाती है जो उसने उसे भेजे थे, जिसे श्याओ फिर भी मानने से इनकार करता है। उसने पैसे चुका दिए और रिकॉर्डिंग चलाकर अपनी बात साबित करने लगा। उस पर गुस्सा भी हुआ और उसने धोखा देकर मामला निपटा दिया। उसी वक्त दी पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है। वो मामला सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन दी उसे पेन से मारती है और तय कर लेती है कि उससे अलग हो जाएगी। वो उसके दोस्तों को भी बताती है कि उसने उसे भी धोखा दिया है। वे भी वहाँ मौजूद होते हैं और पता चलता है कि उसने उसके साथ सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था और उसने ही वो कार्ड दिया था जो मैंने श्याओ को दिया था। दी चले जाती है और श्याओ उसे पकड़कर लौटाता है ताकि वो उसे ना छोड़ पाए, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ देती है। इसके बाद ऐसा कुछ होता है, पार्टी खत्म हो जाती है और शो और जू अपने साथ बाहर निकलते हैं। तो ये थी इस एपिसोड के पहला भाग और इसके बाद का जल्द लाएंगे। अब बस कमेंट में बता देना और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे ड्रामा का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं तब तक के लिए बहुत जल्द।